नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दुनिया। मैं हूं आपके साथ उमादित्य द्विवेदी। देश दुनिया में एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम योगी ने बताई अपनी सरकार की नीतियां। बोले, पहली बार बिना भेदभाव हर गरीब के लिए हुआ काम। खबरों का रुख कर लेते हैं। भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के मुस्लिम धर्मगुरु के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद से यूपी में मुस्लिम समाज के लोग उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। बता दें कि पिछले सरकार यानी 3 जून को पिछले शुक्रवार को यानी 3 जून को जुमे की नमाज के दिन कानपुर में बड़ा बवाल देखने को मिला। इसको लेकर आज जुमे की नमाज को प्रदेश भर में पुलिस प्रशासन अलर्ट था। मुरादाबाद मंडल के 3 जिलों अमरोहा, संभल और रामपुर में शांतिपूर्ण तरीके से जुमे की नमाज अदा की गई, लेकिन प्रयागराज, सहारनपुर समेत कई जिलों में जमकर बवाल हुआ। देखिए रिपोर्ट। पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ विवादित टिप्पणी के मामले को लेकर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। बता दें कि जुमे की नमाज के बाद देश के कई शहरों में नुपुर शर्मा के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। इस दौरान भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को भारी मशक्कत भी करनी पड़ी। तो वहीं यूपी के प्रयागराज समेत कोलकाता और यूपी के कई शहरों में नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। प्रयागराज में प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी की। हावड़ा में भी प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया। इसके बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। कानपुर में 3 जून को जुमे की नमाज के बाद उपद्रव को लेकर हाई अलर्ट पर रही पुलिस के कारण वहां पर जुमे की नमाज शांति से हो गई। इसके विपरीत प्रयागराज के अटाला में जुमे की नमाज के बाद अटाला में पथराव किया गया, तो सहारनपुर में विरोध जुलूस निकाला गया। मुरादाबाद में भी माहौल में तनाव होने से पहले ही मामला नियंत्रण में कर लिया गया। हालांकि प्रयागराज में जुमे की नमाज के बाद शहर के अटाला इलाके में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। इससे अफरा तफरी मच गई। वहीं पुलिस ने समझाने का प्रयास किया तो आक्रोशित लोगों से झड़प हो गई। इसके बाद पुलिस ने लोगों को खदेड़ना शुरू किया। पथराव कर रहे लोग गली में घुस गए, वहां से रुक रुक कर पथराव होता रहा। वहीं आरएएफ के जवानों ने मोर्चा संभाला और तब जाकर के स्थिति नियंत्रण में आ पाई। इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। बता दें कि पुलिस को पुराने शहर में बवाल की आशंका थी और इसी के मद्देनजर आरएएफ को भी एक दिन पहले ही तैनात कर दिया गया था। वहीं इस घटना के बाद सभी संवेदनशील इलाकों में पुलिस के साथ ही पीएसी के जवानों को भी उतार दिया गया है। बीजेपी से निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट में पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी की थी। इसके बाद विवाद काफी बढ़ गया था। यहाँ तक कि अरब देशों ने भी नुपुर शर्मा की टिप्पणी की निंदा की थी और इसके बाद बीजेपी ने नुपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित कर दिया था। विवाद बढ़ने के बाद नुपुर शर्मा ने भी माफी मांगी थी और अपना बयान वापस ले लिया था। उन्होंने कहा था कि मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। उन्होंने कहा कि मेरी मंशा किसी को ठेस पहुँचाने की नहीं थी। अगर मेरे शब्दों से किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँची है तो मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात दौरे पर हैं। उन्होंने गुजरात के लोगों को
3054 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी है। पीएम मोदी ने नवसारी में गुजरात गौरव अभियान के तहत कई प्रोजेक्ट और योजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गुजरात गौरव अभियान में मुझे एक बात का विशेष गौरव हो रहा है। वो गौरव इस बात का हो रहा है कि मैंने इतने साल मुख्यमंत्री के रूप में काम किया, लेकिन कभी भी आदिवासी क्षेत्र में इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं हुआ था। पीएम मोदी ने कहा, आज मुझे गौरव इस बात का हो रहा है कि गुजरात छोड़ने के बाद जिन जिन लोगों ने गुजरात को संभालने का दायित्व निभाया और आज भूपेंद्र भाई और CR पाटिल की जोड़ी जिस उमंग और उत्साह के साथ नया विश्वास जगा रही है, उसी का परिणाम है कि आज मेरे सामने 5 लाख लोगों का विशाल जनसमूह है। आज गुजरात गौरव अभियान में मुझे एक बात का विशेष गौरव हो रहा है और वो गौरव इस बात का हो रहा है कि मैंने इतने साल मुख्यमंत्री के रूप में काम किया, लेकिन कभी भी आदिवासी क्षेत्र में इतना बड़ा कार्यक्रम मेरे नसीब नहीं हुआ था। आज मुझे गर्व इस बात का हो रहा है कि गुजरात छोड़ने के बाद जिन जिन लोगों ने गुजरात को संभालने का दायित्व निभाया और आज भूपेंद्र भाई और CR की जोड़ी जिस उमंग और उत्साह के साथ नया विश्वास जगा रही है, उसी का परिणाम है कि आज मेरे सामने 5 लाख से भी अधिक लोग, इतना बड़ा विशाल, मुझे गर्व इस बात का होता है कि जो मेरे कालखंड में मैं नहीं कर पाया था, वो आज मेरे साथी कर पा रहे हैं और आपका प्यार बढ़ता ही जा रहा है और इसलिए मुझे सर्वाधिक गर्व हो रहा है। नवसारी की इस पावन धरती से मैं उनाई माता मंदिर को सिर झुका करके प्रणाम करता हूं। आदिवासी सामर्थ्य और संकल्पों की इस भूमि पर गुजरात गौरव अभियान का हिस्सा बनना, ये भी मेरे लिए अपने आप में गौरवपूर्ण बात है। गुजरात का गौरव बीते 2 दशक में जो तेज विकास हुआ है, सबका विकास है और इस विकास से पैदा हुई नई आकांक्षाएं हैं। इस गौरवशाली परंपरा को डबल इंजन की सरकार ईमानदारी से आगे बढ़ा रही है। आज मुझे 3000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का लोकार्पण, शिलान्यास और भूमि पूजन करने का अवसर मिला है। मैं भूपेंद्र भाई का, राज्य सरकार का आभारी हूं कि ऐसे इस पवित्र कार्य में जुड़ने के लिए आपने मुझे निमंत्रित किया। ये सारे प्रोजेक्ट्स नवसारी, तापी, सूरत, वलसाड सहित दक्षिण गुजरात के करोड़ों साथियों का जीवन आसान बनाएंगे। बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और हर प्रकार की कनेक्टिविटी, इसके ये प्रोजेक्ट्स, और वो भी विशेष रूप से हमारे आदिवासी क्षेत्र में हो, तब तो
वो सुविधा रोजगार के नए अवसरों से जोड़ेंगे। इन सारी विकास योजनाओं के लिए मैं आज इस क्षेत्र में मेरे सभी भाई बहनों को और पूरे गुजरात को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाइयों और बहनों, 8 साल पहले आपने अनेक अनेक आशीर्वाद दे करके बहुत सारी उम्मीदों के साथ मुझे राष्ट्र सेवा की अपनी भूमिका को विस्तार देने के लिए आपने मुझे दिल्ली भेजा था। बीते 8 सालों में हमने विकास के सपने और आकांक्षाओं से करोड़ों नए लोगों, अनेकों नए क्षेत्रों को जोड़ने में सफलता प्राप्त की है। हमारा गरीब, हमारा दलित, वंचित, पिछड़ा, आदिवासी, महिलाएं, ये सभी अपना पूरा जीवन मूल जरूरतों को पूरा करने में बिता देते थे। ऐसे कालखंड थे। आजादी के इस लंबे इस लंबे कालखंड तक जिन्होंने सबसे अधिक सरकार चलाई, उन्होंने विकास को अपनी प्राथमिकता नहीं बनाया। जिस क्षेत्र, जिन वर्गों की इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, वहां उन्होंने विकास किया ही नहीं, क्योंकि ये काम करने के लिए जरा मेहनत ज्यादा पड़ती है। पक्की सड़कों से जो सबसे अधिक वंचित थे, वो गांव थे हमारे आदिवासी क्षेत्र के। जिन गरीब परिवारों को 8 साल में पक्का आवास मिला, बिजली मिली, शौचालय मिला और गैस कनेक्शन मिले, उनमें से अधिकतर मेरे आदिवासी भाई बहन, मेरे दलित भाई बहन, मेरे पिछड़े परिवार के लोग थे। शुद्ध पीने के पानी से वंचित सबसे अधिक हमारे गांव थे, हमारे गरीब थे, हमारे आदिवासी भाई बहन थे। टीकाकरण का अभियान चलता था तो गांव, गरीब और आदिवासी क्षेत्रों तक पहुंचने में बरसों लग जाते थे। शहर में तो पहुंच जाता था, टीवी में, अखबारों में जय जयकार भी हो जाता था, लेकिन दूर सुदूर जंगल रह जाते थे। जरा મને ગુજરાતના ભાઈઓ કોને તમારા બધાનું વેક્સિન થઈ ગયું? ટીકાકરણ થઈ ગયું? બધાને હાથ ઉપર કરો। બધાને મફતમાં થયું કે ના થયું? પૈસા આપવા પડ્યા? दूर सुदूर जंगलों की चिंता ये हम सबके संस्कारों में है। साथियों, बैंकिंग सेवाओं का सबसे अधिक अभाव भी गांव और आदिवासी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा था। बीते 8 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए हमारी सरकार ने गरीब को मूलभूत सुविधाएं देने पर, गरीब के कल्याण पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। साथियों, गरीब को सशक्त करने के लिए अब हमारी सरकार ने 100% सशक्तिकरण अभियान शुरू किया है। कोई भी गरीब, कोई भी आदिवासी किसी योजना के लाभ से छूटे नहीं। जो योजना उसके लिए बनाई गई है, उसका लाभ उसे जरूर मिले। अब दिशा में हमारी सरकार तेज गति से काम कर रही है।
दिल्ली पुलिस ने दावा किया था कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई है। वहीं अब खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली है कि बिश्नोई का भाई देश से भाग गया है और बिश्नोई का भतीजा फरार है। बता दें कि खुफिया एजेंसियों के मुताबिक सिद्धू मूसेवाले की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाला सचिन बिश्नोई के भी जल्द देश छोड़ने की उम्मीद है। खुफिया एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक अनमोल पहले ही देश छोड़ चुका है। वहीं इस पर पुलिस सूत्रों का कहना है कि ये दोनों पंजाबी सिंगर मूसेवाला की हत्या के मुख्य कोऑर्डिनेटर थे। वहीं लॉजिस्टिक्स से लेकर पूरी साजिश रचने के लिए सचिन और अनमोल ने तैयारी की थी और इसके लिए रेकी भी की गई थी। लॉरेंस बिश्नोई जानता था कि क्या होने वाला है, लेकिन केवल सचिन और अनमोल को ही पता था इसे कैसे अंजाम देना है। वहीं प्लान के मुताबिक सब कुछ होने के बाद अनमोल देश छोड़कर चला गया है। वहीं सचिन के भी देश छोड़कर चले जाने की आशंका जताई जा रही है। सूत्रों ने बताया कि इस घटना की जिम्मेदारी खुद सचिन ने ली थी, जबकि पंजाब पुलिस के गिरफ्तार संदिग्धों में पूछताछ अनमोल का नाम सामने आ रहा था। सूत्रों के मुताबिक अब तक 5 शूटर्स की पहचान हो चुकी है। वहीं पुलिस ने बताया कि अब तक 3 शूटर्स की शिनाख्त हो चुकी है, जिनमें से 2 के घटना में शामिल होने की आशंका है। वहीं इस मामले में मुंबई और दिल्ली पुलिस के संयुक्त अभियान में महाराष्ट्र के रहने वाले सौरभ महाकाल को गिरफ्तार किया गया था। महाकाल ने पुलिस अधिकारियों को पूछताछ में बताया कि गोली मारने में महाराष्ट्र के पुणे निवासी संतोष उर्फ सोनू शामिल था, जबकि सोनीपत निवासी प्रिव्रत और मनजीत भी शूटिंग के दौरान मौजूद थे और उन्होंने फायरिंग की। साथ ही दोनों की फुटेज घटना के पास लगे सीसीटीवी में मिली थी, जिसमें वो उसी बोलेरो में सवार थे जहां से मूसेवाले का पीछा किया गया था। जम्मू कश्मीर में बीते दिनों हुई टारगेट किलिंग को लेकर माहौल पहले से ही काफी गर्म है। वहीं अब सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने डोडा जिले के भद्रवाह शहर में फ्लैग मार्च करने के बाद कर्फ्यू लगा दिया है। अब प्रशासन ने भद्रवाह समेत किश्तवाड़ा, डोडा और रामबन में इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी हैं। पुलिस का कहना है कि वो स्थिति पर नजर बनाए हुए है और कानून व्यवस्था का उल्लंघन करने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार सोशल मीडिया के जरिए कस्बे में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश की गई थी, जिसे देखते हुए सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील माने जाने वाले कस्बे में बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि एनएमआरसी ने नोएडा सेक्टर 142 और बोटेनिकल गार्डन के बीच प्रस्तावित मेट्रो रूट के विस्तार का फैसला लिया है। वहीं इस योजना को लागू करने के लिए एनएमआरसी ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में बदलाव करने की मांग की है। एनएमआरसी के अधिकारियों ने ये जानकारी दी है।
अगली खबर का रुख कर लेते हैं। देश में कोविड-19 संक्रमण के मामले में एक बार फिर बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटों में 7,000 से ज़्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में चौथी लहर की आशंकाएं बहुत कम हैं, जब तक कि देश में कोरोना का कोई नया वेरिएंट सामने नहीं आता है। एक बातचीत में कुछ विशेषज्ञों ने कहा है कि भारत में चौथी लहर की आशंका नहीं है, जब तक कि देश में कोविड-19 वेरिएंट का कोई नया संस्करण रिपोर्ट नहीं किया जाता। उन्होंने कहा कि लोग विभिन्न स्थानों की यात्रा कर रहे हैं, जिसके कारण मामले बढ़ रहे हैं। पर्यटन गतिविधियों में वृद्धि के कारण कोविड-19 मामलों की आशंका बढ़ रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक भारत स्थानिकता की ओर बढ़ रहा है, जिसके चलते कोई बड़ा उछाल आने की आशंका नहीं है। हालांकि उन्होंने कोविड-19 संक्रमण को लेकर सावधानी बरतने की बात कही है। देश में भीषण गर्मी ने लोगों का जीना बेहाल कर दिया है। लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। दोपहर को ऐसा लगता है जैसे कर्फ्यू लगा हो। गर्मी के कारण सड़कें लोगों से खाली नजर आ रही हैं। लोग गर्मी से बचने के लिए घरों में दुबके रहते हैं। वहीं आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ने के आसार हैं, यानी अभी गर्मी से राहत की कोई उम्मीद नहीं है। बता दें कि इस बार गर्मी ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आने वाले दिनों में दिन के साथ साथ रात का तापमान भी बढ़ने के आसार हैं। गर्मी के साथ लू भी चल रही है, जो बहुत ही घातक साबित हो सकती है। लू खास तौर पर बच्चों व बुजुर्गों के लिए मुसीबत से कम नहीं है। भारत और बांग्लादेश के बीच बस सेवा फिर शुरू हो गई। कोरोना महामारी के कारण ये 2 साल से बंद थी। ढाका कोलकाता बस को ढाका में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इससे पहले 29 मई को दोनों देशों के बीच रेल सेवा फिर से शुरू की गई थी। ट्रेन सेवा मार्च 2020 से कोविड-19 को देखते हुए निलंबित कर दी गई थी। भारत और बांग्लादेश के बीच 2 ट्रेनें चलती हैं, एक बंधन एक्सप्रेस कोलकाता और खुलना के बीच, तो दूसरी मैत्री एक्सप्रेस कोलकाता को ढाका से जोड़ती है। बस सेवा पुनः शुरू होने के मौके पर ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग ने ट्वीट किया, भारत बांग्लादेश क्रॉस बॉर्डर बस सेवाओं की बहाली हो गई है। अगरतला, अखौरा और हरिदासपुर बेनापोल के माध्यम से भारत बांग्लादेश बस सेवाएं फिर से शुरू हुई। पैगंबर विवाद पर विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जिन देशों ने इस प्रतिक्रिया दी है, आपको बता दें, उन्हें जवाब दे दिया गया है। MEA के प्रवक्ता ने अरिदम बागची ने बताया कि हमने पहले ही सभी देशों से अपने विचार स्पष्ट कर दिए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम
बागची ने बताया कि पैगंबर विवाद पर कुवैत, कतर, सऊदी अरब या फिर जिन गुटों ने आपत्ति जताई थी उन्हें भारत की ओर से जवाब दे दिया गया है। हमने बहुत ही स्पष्ट कर दिया है कि सरकार किसी भी बहस के दौरान या सोशल मीडिया पर किए गए किसी भी विचार का समर्थन नहीं करती है। इन देशों को भारत की ओर से ऑफिशियल बयान दे दिया गया है। ये बयान हमारे नहीं है, ये किसी के निजी विचार हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि हमारे दूतावास पहले से ही अपने वार्ताकारों के संपर्क में है ताकि हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकें। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से कई यूरोपीय देशों ने रूस के तेल पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस बीच भारत रूस से सस्ते दाम पर तेल खरीद रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की 2 सरकारी तेल कंपनियों की रूस की सबसे बड़ी तेल कंपनी रोसनेफ्ट से तेल खरीद को लेकर बातचीत चल रही थी। हालांकि अब रूस की तेल कंपनी ने भारत की इन तेल कंपनियों से सौदे को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। सूत्रों ने बताया कि रूस की तेल कंपनी रोसनेफ्ट ने ये कदम अन्य ग्राहकों को तेल सप्लाई की मांग को पूरा करने के लिए उठाया है। दरअसल रोसनेफ्ट पहले ही इन तेल ग्राहकों को तेल की सप्लाई का वादा कर चुका था। अब रूस के पास इतना अतिरिक्त तेल नहीं है कि वो भारत की कंपनियों को बेच सके। रूस की कंपनी के साथ ये सप्लाई सौदा नहीं होने से भारतीय कंपनियों को स्पॉट मार्केट से अधिक महंगा तेल खरीदना पड़ रहा है। चीन ने अपने सोलर पावर प्लांट स्पेस स्टेशन के लिए ट्रायल लॉन्च शुरू करने की घोषणा कर दी है। बता दें कि इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का पहला चरण अपने शेड्यूल से 2 साल पहले यानी 2028 में शुरू कर दिया जाएगा। ये घोषणा करके चीन ने अमेरिका और ब्रिटेन दोनों को पीछे छोड़ने का मन बना लिया है। वहीं ये प्रोजेक्ट 4 चरणों में पूरा किया जाएगा और इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि काम पूरा हो जाने के बाद अंतरिक्ष से पृथ्वी पर बिजली भेजी जा सकेगी। इसमें धरती से 400 किलोमीटर की ऊंचाई से वायरलेस पावर ट्रांसमिशन का इस्तेमाल किया जाएगा। बता दें कि 2 दशक से पहले नासा ने पहली बार इस तरह के एनर्जी प्रोजेक्ट का प्रस्ताव रखा था, जिस पर कभी काम नहीं किया गया। इतना ही नहीं, ब्रिटेन ने भी 2035 तक स्पेस में 1600 करोड़ पाउंड की लागत वाला सोलर पावर प्लांट बनाने की योजना बनाई है, जिस पर रिसर्च भी शुरू कर दी गई है। वहीं चीन के इस प्लान की रिपोर्ट चाइनीज स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी जर्नल में प्रकाशित की गई है। इस पर शोधकर्ताओं का कहना है कि सैटेलाइट सौर ऊर्जा को माइक्रोवेव या लेजर में बदलेगा और एनर्जी बीम को पृथ्वी पर अलग अलग जगहों और गतिमान सैटेलाइट तक भेजेगा। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दुनिया का बेहतरीन और सबसे अत्याधुनिक डिस्ट्रॉयर यानी विध्वंसक अमेरिका के पास है। इसका नाम है जमवॉल्ट क्लास डिस्ट्रॉयर। इस विध्वंसक पर अमेरिका नया हाइपरसोनिक मिसाइल लगाने की तैयारी में है। इस हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम का नाम है कन्वेंशनल प्रॉम्प्ट स्ट्राइक। ये मिसाइल लगने के बाद जमवॉल्ट क्लास डिस्ट्रॉयर की फायर पावर कई गुना बढ़ जाएगी। 15,000 टन का जमवॉल्ट क्लास जंगी जहाज आमतौर पर किसी भी डिस्ट्रॉयर के लिए तय मानकों से बड़ा है। ये असल में डिस्ट्रॉयर और क्रूजर को मिलाकर बनाया गया है। और इस बीच वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। जल्द होंगे वापस, आप देखते रहिए जेएमडी न्यूज। पाकिस्तानी सांसद आमिर लियाकत की कराची में मौत हो गई। जियो टीवी ने उनके नौकर के हवाले से एक खबर दी है। वो कराची स्थित अपने अपार्टमेंट में मृत पाए गए। आशंका जताई जा रही है कि उनकी मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई है।
आमिर लियाकत हाल ही में दूसरी पत्नी से तलाक और तीसरी शादी को लेकर चर्चा में आए थे। आमिर लियाकत की उम्र महज 49 साल थी। उनका जन्म 1972 में कराची में हुआ था। आमिर लियाकत ने 3 शादियां की थीं। दूसरी पत्नी तौबा अनवर से उन्होंने 2018 में शादी की थी। फिर उनसे तलाक के बाद उन्होंने साल 2022 में ही 31 साल छोटी दानिया शाह से शादी की थी। हालांकि शादी के कुछ दिन बाद ही 18 साल की दानिया ने उनसे तलाक मांगा था। जियो न्यूज़ ने नौकर के हवाले से बताया कि उनकी तबीयत बुधवार रात से ही खराब थी, लेकिन उन्होंने अस्पताल जाने से इनकार कर दिया। जिसके बाद वो जब दर्द से चिल्लाए तो उनका नौकर पहुंचा, लेकिन दरवाज़ा बंद था। दरवाज़ा तोड़ा गया तो वो कमरे में बेहोश पड़े थे। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। आमिर लियाकत 2018 मार्च में इमरान खान की पार्टी पीटीआई में शामिल हुए थे। अमेरिका में फायरिंग की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उत्तरी मैरीलैंड में एक बंदूकधारी ने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर गोलीबारी की। फायरिंग की इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। वॉशिंगटन काउंटी शेरिफ के प्रवक्ता के मुताबिक हमलावर की पहचान नहीं हो पाई है। हालांकि उसे गिरफ्तार जरूर कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक एक पुलिसकर्मी के साथ क्रॉस फायरिंग में आरोपी घायल हो गया था, जिसे बाद में हिरासत में ले लिया गया। संदिग्ध आरोपी और पुलिसकर्मी दोनों को गोली लगने के बाद स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि इस घटना को किसी समुदाय को टारगेट कर की शूटिंग मानने से इनकार कर दिया। हालांकि अब तक शूटिंग के पीछे का मकसद सामने नहीं आया है। मैरीलैंड की गवर्नर लैरी होगन ने बताया कि हमले में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। आज तक धरती के बहुत से नक्शे देखे गए हैं, पर अभी तक कभी चांद का डिटेल मैप नहीं देखा गया है। पर चीन की स्पेस एजेंसी CSNA ने चंद्रमा का सबसे विस्तृत नक्शा तैयार कर लिया है। बता दें कि इस नक्शे में चांद के सभी क्रेटर्स और आकृतियों को शामिल किया गया है, और वो भी उनकी सटीक लोकेशन के साथ। वहीं इस नक्शे की मदद से वैज्ञानिक भविष्य में चांद की स्टडी बेहतर तरीके से कर पाएंगे। और इस नक्शे की मदद से चांद पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों, रोवर्स और लैंडर्स को पड़ोसी उपग्रह की सतह पर उतारने में भी मदद मिलेगी। इससे पहले अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के एस्ट्रोलॉजी साइंस सेंटर ने साल 2020 में चांद का नक्शा बनाया था, और उस वक्त इस नक्शे को सबसे डिटेल्ड मैप कहा जा रहा था। इस काम में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और लूनर प्लैनेटरी इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने मदद की थी। और चीन द्वारा बनाए गए नक्शे में 12,341 इम्पैक्ट क्रेटर्स, यानी वो गड्ढे जो एस्टेरॉयड या उल्कापिंडों की टक्कर से बने हैं, 81 इम्पैक्ट बेसिन, 17 प्रकार के पत्थरों और 14 प्रकार की संरचनाओं को दिखाया गया है। दक्षिण कोरिया के देगू शहर में आगजनी की घटना के चलते एक इमारत में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं। स्थानीय दमकल विभाग और पुलिस के
मुताबिक आग पर तुरंत काबू पा लिया गया। यह आग शहर की जिला अदालत के पास एक 7 मंजिला भवन की दूसरी मंजिल पर सुबह करीब 10:55 पर लगी। आशंका यह है कि किसी अज्ञात ने इमारत में स्थित एक वकील के दफ्तर में आग लगाई थी। इस घटना में 41 लोग घायल हैं, जिनमें से 26 का इलाज नजदीकी अस्पताल में चल रहा है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे के सबसे छोटे भाई और देश के पूर्व वित्त मंत्री बेसिल राजपक्षे ने संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। पत्रकारों से बातचीत में बेसिल ने कहा, मैंने इसलिए इस्तीफा दिया है ताकि एसएलपी उचित व्यक्ति को नामित कर सके। बता दें कि श्रीलंका में अभूतपूर्व आर्थिक संकट के खिलाफ जारी प्रदर्शनों की पृष्ठभूमि में देश के शक्तिशाली राजपक्षे परिवार के 2 सदस्य बेसिल सहित इस महीने सरकार से इस्तीफा दे चुके हैं। इससे पहले जनता के दबाव में राष्ट्रपति के बड़े भाई और पूर्व पीएम महिंद्रा राजपक्षे ने गत माह पद से इस्तीफा दे दिया था। बेसिल राजपक्षे ने जब ये पूछा गया कि क्या उन्होंने ये समझते हुए इस्तीफा दिया है कि संविधान के 21वें संशोधन के तहत वो संसद की सदस्यता के लिए अयोग्य हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास अमेरिका और श्रीलंका की दोहरी नागरिकता है। इस पर बेसिल ने कहा कि ऐसा नहीं है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने द्वीपीय देश के अभूतपूर्व आर्थिक संकट के बीच भारत समेत चीन और पश्चिम एशियाई देशों से सहायता मांगी है। अमेरिका में 6 जनवरी 2021 को यूएस कैपिटल पर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों द्वारा हमले के मामले की आगे सुनवाई हुई। इसे 2020 के चुनाव में ट्रंप की हार को पलटने की कोशिश माना गया था। अमेरिकी संसद के बाहर ऐतिहासिक प्रदर्शन व हिंसा हुई थी। मामले की सुनवाई कर रही अमेरिकी संसद की कमेटी के समक्ष ट्रंप की बेटी इवांका ने अपनी गवाही में चुनाव में धोखाधड़ी के आरोपों को खारिज कर दिया। अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की चयन समिति ने 6 जनवरी 2021 के दंगों की जांच की है। सुनवाई के दौरान उसने गवाहों को हमले में सैकड़ों दंगाइयों के ग्राफिक फुटेज भी दिखाए। दंगाई पुलिस पर हमला कर रहे थे और कैपिटल में घुस रहे थे। समिति ने मामले की अब तक 6 सुनवाई की है। कोरोना की पाबंदियों के बाद एक बार फिर से बड़ी संख्या में लोग गर्मियों में विदेश जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। भारत से बाहर जाने वाले लोगों की संख्या एक बार फिर से प्री कोविड टाइम जैसी हो गई है, लेकिन ऐसा लगता है कि वीज़ा लेने का सिस्टम और इसकी प्रक्रिया लोगों की विदेश जाने की प्लानिंग पर पानी फेर दे रही है। खास बात यह है कि वीज़ा की ये समस्या किसी खास देश को लेकर नहीं है। ज़्यादातर शिकायतें जो हैं कई देशों से आ रही हैं। इसकी ज़रूरत यूरोपियन यूनियन के देशों में पर्यटन पर जाने को लेकर पड़ती है। वहीं अब यूरोपीय देशों के वीज़ा के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है।
अफगानिस्तान में तालिबान सरकार आने के बाद से वहां लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। अब खबर है कि तालिबान ने अफगानिस्तान के बड़े फैशन मॉडल के साथ साथ उसके 3 साथियों को अरेस्ट कर लिया है। इन लोगों पर इस्लाम और कुरान का अपमान करने का आरोप लगा है। अजमल हकीकी अपने फैशन शो, यूट्यूब क्लिप्स पर और मॉडलिंग इवेंट्स की वजह से चर्चा में रहते हैं। अब तालिबान सरकार ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। तालिबान इंटेलिजेंस एजेंसी ने अजमल हकीकी की एक तस्वीर पोस्ट की है। इसमें उनको हथकड़ी लगी हुई है। अफगान में एक वीडियो वायरल है। इसमें कॉमेडियन गुलाम साखी अरबी में कुरान की आयतें पढ़ रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए JMD न्यूज़। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @JMD News